तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है आपको इससे पहले सजीव और निर्जीव पर आधारित जो भी क्वेश्चन है उसी से वही आपके लिए पर्याप्त हैं। यानी परीक्षा में सजीव और निर्जीव पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी नोट से आपको सारे के सारे बात मिल जाएगी। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आज की क्लास में पढ़ेंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, सबको आज हम देखेंगे। ठीक है, आज की क्लासेस में उसी को देखेंगे। तो कॉपी पेन निकालिए और बैठ जाइए, नोट कीजिएगा। तो सबसे पहले पोषण से पहले हम कुछ इसका इवेंट्स को सबसे पहले देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, एक टॉपिक्स हेडिंग लिखो, जीवन संबंधी क्रियाओं को, जीवन संबंधी लिखो, जीवन संबंधी क्रियाओं को, जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से, जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी जीव को क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या आवश्यकताएं होती हैं। देखिए क्वेश्चन है जीवन संबंधी, कौन सा, जीवन संबंधी जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी जीव को क्या क्या आवश्यकताएं होती है। यानी जितने भी सजीव पदार्थ है और उस सजीवों को जब तक लाइफ स्पेन है, उसका जीवन काल है, तब तक उस जीवन काल में वो किसी न किसी प्रकार का क्रिया किसी न किसी रूप में करता है। तो उन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी जीव को क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक, तो लिखिए, इसके बाद समझाएंगे। पहले लिखो, नोट करो, लिखो आंसर। किसी भी जीव को जीवन संबंधी क्रियाओं को, किसी भी जीव को जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रमुख दो आवश्यकताएं की ज़रूरत होती है। सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रमुख दो आवश्यकताओं की ज़रूरत होती हैं, प्रमुख दो आवश्यकताओं की ज़रूरत होती हैं। किसी भी जीव को सुचारू रूप से, किसी भी जीव को जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रमुख दो आवश्यकताएं होती हैं। हो गया। अब नंबर एक में लिखिए, नंबर एक में लिखिए, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होना। नंबर एक, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए हमेशा ऊर्जा की आपूर्ति होना। जीवन की उपापचयी क्रियाओं का संचालन के लिए हमेशा ऊर्जा की आपूर्ति होना, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट्स, दूसरा लिखिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए शरीर के वृद्धि एवं विकास
तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण होना तथा दूसरा पॉइंट्स में लिखना है शरीर की वृद्धि एवं विकास। दूसरा पॉइंट्स में लिखना है शरीर की वृद्धि एवं विकास तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण होना। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। देखो इसको समझते हैं। अब पहले तो ये है कि आपको किसी भी प्रकार की जीव है और उस जीव को सुचारू रूप से उसका जीवन चलेगा तो उसको किस प्रकार की आवश्यकताएं होगी। तो पहला आपको बताए हैं कि उपापचयी क्रियाओं। पहला क्या बताए हैं? उपापचयी क्रियाओं। पहला ये है उपापचयी क्रियाओं। इनसे क्या होता है? उपापचयी क्रियाओं से आपको पता होना चाहिए। इसको बाद में समझना, इसको बाद में, पहले हम इसको बाद में समझेंगे। 1 नंबर पॉइंट्स को समझिए। उपापचयी क्रियाओं का मतलब क्या होता है समझ लो। उपापचयी का मतलब आपके द्वारा आप जो भी भोजन करते हैं, भोजन जो भी जीव भोजन करता है, दवा लेता है, खाना मतलब तरह तरह का जितने भी वो अपने आहार के रूप में जो भी स्रोत लेता है, आहार के रूप में जो भी स्रोत लेता है, भोजन के रूप में जो भी स्रोत लेता है, भोजन के रूप में जो भी स्रोत लेता है, इन स्रोतों का आगे चलकर क्या हो जाता है? इन स्रोतों का क्या होता है? पाचन होता है। अब ये पाचन होगा तो इस सीधे तो पाचन नहीं होता। इसमें क्या क्या मिलता है? स्टोमक में पहुंचने के बाद क्या क्या मिलता है? एंजाइम्स मिलते हैं और आयंस मिलते हैं और कई केमिकल पदार्थ मिलते हैं। केमिकल पदार्थ मिलते हैं किसमें? इस भोजन के पाचन करने के लिए, इस भोजन का पाचन होने के लिए इतने पदार्थ ही मिल जाते हैं। यानी अगर कोई मानव या कोई भी सजीव भोजन करता है या आहार के रूप में कोई भी स्रोत लेता है, दवा लेता है, कुछ भी लेता है आहार के रूप में, तो वो दवा आहार के रूप में या भोजन ले रहा है तो उसका पाचन होगा स्टोमक में। जब वो पाचन होगा तो उसमें बहुत सारा एंजाइम्स मिलेंगे, आयंस मिलेंगे, केमिकल पदार्थ सब मिलेंगे। और इसके मिलने के बाद आप मानव शरीर में इसके मिलने के बाद क्या बनेगा? अपशिष्ट पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा? अपशिष्ट पदार्थ। इसको उतारना नहीं है, समझना है। अपशिष्ट पदार्थ बनेगा। ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होना चाहिए? आपके शरीर के अंदर होगा तो आपके शरीर में हानि पहुंचाएगा, हानिकारक है आपके लिए। तो इसको किसी न किसी रूप में शरीर से बाहर निकालना जरूरी है ना। तो वही तो किसी न किसी रूप में इसे क्या करना होगा? बाहर करना होगा। क्या करना होगा? बाहर करना होगा। कहाँ से? शरीर से। कहाँ से बाहर करना होगा? तो शरीर से करना होगा। कहाँ से बाहर करना होगा? तो शरीर से बाहर करना होगा। किसको? ये अपशिष्ट पदार्थों को, जो आपका मानव मूत्र यानी पेशाब, पखाना, जो भी कुछ बनता है, ये सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। ये सब शरीर के अंदर रहेगा तो हानिकारक है जीवों के लिए। ये सब अपशिष्ट है, अपशेष है, जिसका बॉडी में कोई काम नहीं है। तो ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर किया जाएगा। तो ये बाहर किया जाएगा तो ये किस क्रिया के द्वारा किया जाएगा? उपापचयी क्रिया के द्वारा, मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा ये बाहर होगा, जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। इससे पहले वीडियो में 2-3 वीडियो पहले हम बताए थे। तो ये जिस क्रिया के द्वारा बाहर होगी उस क्रिया को उपापचयी क्रिया कहते हैं। अच्छा, अब इसे बाहर होने के लिए आपको किसी न किसी प्रकार के आपके शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होगी। किसी न किसी प्रकार के शरीर को किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा की ज़रूरत होगी। अगर ऊर्जा होगी तभी तो ये बाहर होगा। अगर ऊर्जा आपके शरीर में, जीवों में ऊर्जा होगा, इसकी ज़रूरत किसका पड़ेगी? ऊर्जा की पड़ेगी। तो ये ऊर्जा की जो ज़रूरत हो रही है उपापचयी क्रियाओं में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने के लिए, वही ऊर्जा निरंतरता हमारे जीवों को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का कार्य करती है ये ऊर्जा। समझे? फिर से समझो एक बार। पहला, किसी भी जीव के लिए जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहला काम है उपापचयी क्रियाओं का होना।
उपापचयी क्रियाओं में क्या होता है, आप जो भी खाना पीना खाते हैं उस खाना पीना खाने के बाद उसका पाचन होता है और पाचन होने के बाद एक क्या बनता है, अपशिष्ट पदार्थ बनता है। अपशिष्ट पदार्थ बनता है। इस अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उसको किसी न किसी रूप में शरीर से बाहर किया जाता है। इसे बाहर करने के क्रम में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यही ऊर्जा किसी भी जीव के जीवन को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करती है। तो उपापचयी क्रियाओं का मतलब ये हुआ, समझे। उपापचयी क्रियाओं में किसका निर्माण होगा, किसी न किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उसको शरीर से बाहर किया जाता है और उसमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। उसी ऊर्जा, ये पहला ऊर्जा जो है किसी भी जीव के लिए क्या है, सुव्यवस्थित तरीका है सुचारू रूप से चलाने का। ठीक, पहला पॉइंट समझ में आ गया। ओके। दूसरा पॉइंट्स में आ जाओ। दूसरा इधर लिख देते हैं हम। चलो दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट्स क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट्स कह रहा है कि शरीर के वृद्धि एवं विकास तथा टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास तथा टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, जीव द्रव्य का निर्माण होता है। देखो, कोई भी जीव बिना भोजन किए रह सकता है? नहीं, उसको भोजन चाहिए, यानी पोषण चाहिए। पोषण के रूप में सर क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आयंस चाहिए। ये सब क्या है, पोषण का स्रोत है। ये सब क्या है, पोषण का स्रोत है। समझना है, इसको उतारना नहीं है। ये सब भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, आयंस, ये सब क्या है, पोषण का स्रोत है। तो ये पोषण क्यों लेते हैं, क्योंकि ऊर्जा मिले। इसका पाचन होने के बाद शरीर में क्या मिले, ऊर्जा मिले। अब ये शरीर में ऊर्जा मिला, तो ये ऊर्जा मिलने के बाद क्या होता है, क्या होगा हमारे शरीर में ऊर्जा। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा तो क्या होगा, शरीर का वृद्धि होगा। शरीर का क्या होगा, वृद्धि होगा। शरीर का वृद्धि होगा, विकास होगा। और अचानक अगर आपका कहीं, अगर आप मान लीजिए कोई भी जीव, अगर आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी जीव को लेते हैं। अगर मान लीजिए आप ही किसी कारणवश आपको चोट हुआ, घायल हो गए, आपका स्किन कट गया, तो वो जो स्किन कट जाता है, कट जो है स्किन हो जाता है, स्किन, तो वहाँ पर क्या होता है, अपने आप क्या होता है, भरपाई होने लगता है। अपने आप भरपाई होता है। स्किन जो वो कट गया, जल गया, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगता है। तो वो किसके द्वारा ठीक होती है, पोषण के द्वारा। सर पोषण के द्वारा बिल्कुल ठीक होती है, पोषण के द्वारा। क्योंकि पोषण जब आप लेंगे, भोजन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, आयंस, ये सब क्या है, संतुलित आहार है। अब ये संतुलित आहार लिए तो इसको पाचन होने के बाद क्या होगा, ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलने के बाद क्या होगा, शरीर का वृद्धि विकास होगा। तो ये तो हुआ एक जीवन, क्योंकि ये निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि जीवों में निरंतर होगी। अगर नहीं होगा तो उसका वृद्धि विकास ही रुक जाएगा। दूसरी बात, अगर कहीं स्किन कट रहा है, जल गया, हड्डियाँ टूट गई, तो उसका भरपाई किसके द्वारा होता है, इसी ऊर्जा के द्वारा होता है। ये ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होता है, समझे। तो ये शरीर का जो वृद्धि एवं विकास हो रहा है, एक छोटा छोटा शरीर कई वर्ष बीतने के बाद एक लंबा मोटा तगड़ा शरीर में जब बदल जाता है, तो वह शरीर में एक प्रकार से क्या हुआ, वृद्धि और विकास हुआ। तो किसके द्वारा हुआ, ऊर्जा के द्वारा हुआ। और ऊर्जा किससे मिला, पोषण से मिला। ऊर्जा किससे मिला बताओ, पोषण से मिला। तो समझ में आया ना कि किसी भी जीवों के जीवन को ठीक तरह से, सुव्यवस्थित तरह से चलाना, उसके निरंतर ऊर्जा चलाने के लिए उसे निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसे निरंतर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उस शरीर के व्यक्ति का जो वृद्धि है, विकास है, वो क्या होगा, रुकेगी ना। तो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत करने के लिए ज़रूरत किसकी पड़ेगी,
पोषण की जरूरत पड़ेगी। पोषण से ऊर्जा, ऊर्जा से शरीर का वृद्धि विकास, शरीर का वृद्धि विकास और साथ साथ टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत। ये सब किससे हो रहा है? ऊर्जा से हो रहा है। तो याद रखिए, किसी भी जीवों के जीवन में मुख्य रूप से 2 क्रियाएं अवश्य जरूरी है। पहला पोषण और दूसरा उपापचयी क्रियाओं का शरीर से निष्कासित होना। ये पहला दूसरा ये कर सकते हैं। तो 2 क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं किसी भी जीव को जीवन में, ये 2 क्रियाएं होती रहती है। पहला कौन? उपापचयी क्रियाओं। पहला या दूसरा इससे फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए पहला उपापचयी क्रियाओं और दूसरा कौन? दूसरा पोषण होना। निरंतर पोषण लेंगे तभी ऊर्जा मिलेगी, तभी शरीर का वृद्धि विकास होगा। तो हमको उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। तो सीधे टू द पॉइंट याद रखिए कि उपापचयी क्रियाओं का होना जरूरी है और पोषण का होना जरूरी है शरीर में। पोषण से क्या होगा? ऊर्जा मिलेगी। उपापचयी क्रियाओं से क्या होगा? हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर होंगे। ये हर जीवों के लिए अनिवार्य है, समझे? चलो, तो अब आते हैं पोषण पर। अब आते हैं पोषण वाले टॉपिक पर। न्यूट्रिशन होता क्या है? पोषण होता क्या है उस पर आएंगे। अब लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए पोषण क्या है? पोषण क्या है? पोषण क्या है? पोषण के कितने विधियाँ होती है? पोषण क्या है? पोषण के कितनी विधियाँ होती हैं? पोषण क्या है? पोषण की कितनी विधियाँ होती हैं? वर्णन करें। क्वेश्चन है, हम लिख देते हैं। पोषण क्या है? पोषण की कितने विधियाँ होती हैं? कितने विधियाँ होती हैं? कितने विधियाँ होती हैं? वर्णन करें। ठीक है। पोषण क्या है? पोषण की कितनी विधियाँ होती हैं? वर्णन करें। पोषण क्या है? पोषण की कितनी विधियाँ होती हैं? वर्णन करें। ठीक, चलो लिखो तो इसका आंसर जल्दी से। ये पूछता है जी, ये परीक्षा में आता है 5 नंबर में या 2 नंबर में, 5 नंबर में ही आता है, पूछेगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। लिखो आंसर इसका। लिखो, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके कोष्ठ में लिखो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, आयंस, कोष्ठ बंद। वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके, कोष्ठ में लिखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, आयंस, कोष्ठ बंद। ठीक, कोष्ठ में लिखना है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, आयंस, मिनरल्स, कोष्ठ बंद। कोष्ठ को बंद कर दीजिए। ठीक, अब लिखिए कोष्ठ से बाहर में लिखना है ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। कोष्ठ बंद के बाद लिखना है उनका उपयोग करते हैं। पोषण कहलाता है। उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ठीक, फिर से बोलते हैं, वह विधि जिसके द्वारा जीव
पोषक तत्वों को ग्रहण कर, कोष्ठ में लिख दीजिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, आयंस, कोष्ठ बंद, उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। ठीक है, चलो, तो ये पोषण क्या है, हो गया, समझ में भी आ गया होगा कि वे सभी तत्व जो जीवों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं उसे पोषण कहेंगे। वे सभी तत्व जिसके द्वारा जीवों का वृद्धि हो, विकास हो, ऊर्जा मिले, वे सभी के सभी तत्व पोषण हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट चावल रोटी से मिलती है, दाल से प्रोटीन मिलती है, मांस मीट से प्रोटीन मिलती है, फिश से प्रोटीन मिलती है, आयंस है, बहुत सारे फोलिक एसिड, जितने भी चीज़ें सब है, ये सब के सब क्या है, पोषण के अंतर्गत आ जाएगा। ये सब जीवों के वृद्धि विकास के लिए ज़रूरी है, तो यही पोषण होता है। इसमें समझाने की कोई रॉकेट साइंस नहीं है इतना। ठीक है, अब इसके बाद लिखो पोषण की कितनी विधियाँ हैं, उसी में लिखना, नीचे से लिखना, जीवों में मुख्यतः पोषण 2 विधियों द्वारा होता है। उसी में लिखो नीचे से, जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। नंबर एक स्वपोषण। जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। नंबर 1 स्वपोषण, इसको कहते हैं इंग्लिश में आइटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आइटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे आइटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण, देखो स्व का मतलब होता है स्वयं, यानी अपने आप, स्वपोषण यानी आइटोट्रॉफ। देख लो, इसमें आइटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोले हैं ना। देखिए ये जो आइटोट्रॉफिक है, इसे इतिहास, इस आइटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का इतिहास कुछ जान लीजिए, इतिहास, हिस्ट्री। इसको डिफिनीशन में नहीं लिखना, इतिहास के रूप में अलग से कोष्ठ में लिख देते हैं, जिससे आपको पता चले कि स्वपोषण का अर्थ क्या होता है। ठीक, इतिहास के रूप में ये जानना है कि एटो है ना, एटो और ट्रॉफ के मेल से ये बना है, मिलने से, ट्रॉफ होगा, एटो और ट्रॉफ के मिलने से बना है एटोट्रॉफ। एटो और ट्रॉफ के मिलने से बना है एटोट्रॉफ। एटो मीन्स क्या होता है? एटो मीन्स आपको होता है स्वयं। एटो मीन्स होगा स्व, यानी स्वयं या स्वतः। एटो मीन्स होता है स्वयं या स्वतः। ठीक, और ट्रॉफ मीन्स आपको पता ही है, ट्रॉफ का मतलब क्या होगा? पोषण। ट्रॉफ का मतलब क्या होगा? ट्रॉफ का मतलब पोषण। ट्रॉफ का मतलब पोषण। इसका मतलब क्या बना? ये देखो, ये क्या बना? ये क्या बना? पढ़ो, स्वपोषण, यानी स्वयं का पोषण, अपने आप पोषण हो जाए, उसको हम स्वपोषण कहेंगे। अपने आप भोजन की आपूर्ति हो गई, किसी के भोजन के लिए किसी की पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, तो उसको हम कहेंगे स्वपोषण। और ये कौन सी भाषा का ये शब्द है? एटोट्रॉफ कौन सी भाषा का शब्द है? एटोट्रॉफ कौन सी भाषा का शब्द है? तो बोलना है ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये आपको डिफिनीशन में नहीं लिखना है, एक बॉक्स घेरा लगा के बॉक्स में सबको डाल दीजिए और सिर्फ पढ़ लेना है इसको बस, जिससे आपको पता चले कि एटोट्रॉफ किसके किसके मेल से बना है, कौन सी भाषा का शब्द है। तो बताओ, पूछते हैं, एटोट्रॉफ कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। एटो का मतलब क्या होता है? स्वयं। ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? पोषण। दोनों को मिलने से क्या बना? स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब क्या हुआ? स्वपोषण का मतलब हुआ स्वयं का पोषण, किसी भोजन के लिए, पोषक तत्वों के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर न करे, उसे स्वपोषण कहेंगे। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। उसी का आंसर अब लिखिए। अब उत्तर, स्वपोषण किसको कहेंगे, उसका आंसर लिखिए। लिखिए डिफिनीशन, ऐसे जीव, लिखो, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, ऐसे जीव
ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसे स्वपोषी कहते हैं। उसे स्वपोषी या स्वपोषण कहते हैं। समझ में आ गया? इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहेगा, वो स्वपोषी है, स्वपोषण है। तो सर एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल बता दीजिए सर। तो एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में लिखना है जैसे में, उदाहरण में लिखो। जैसे लिखो, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। जैसे में सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। अब कैसे होते हैं हम आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। जैसे में सिर्फ इतना जान लो कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि समय कम है और मोबाइल का जो बैटरी है वो डिम होने वाली, इसलिए कह रहे हैं। जैसे में लिखिए, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। क्यों होते वो भी बताएं। लिखो, क्योंकि इन पौधों में एक विशेष प्रकार की हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्योंकि पौधों में एक विशेष प्रकार की हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, जो भोजन को बनाने में सहायक होता है। जो भोजन को बनाने में सहायक होती है। फिर से एग्जाम्पल में लिखना है। जैसे में सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक विशिष्ट प्रकार की हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, जो भोजन को बनाने में सहायक होती है। ठीक, जो भोजन के बनाने में सहायक होती हो गया। चलो, अब इस पर एक क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? उसको हम अलग से ही पढ़ा देंगे, अलग से ही उसको इसमें छोड़ते हैं हम अभी, क्योंकि समय कम है। पर पोषण कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यानी हरित लवक पर आधारित एक क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण, उसको हम अलग से पढ़ा देंगे। अब दूसरा क्या है? दूसरा पोषण की दूसरा विधियाँ परपोषण। दूसरा विधियाँ लिखिए परपोषण। दूसरा विधि है, सॉरी एग्जाम्पल में नहीं, दूसरा विधि है परपोषण। पहला विधि हो गया स्वपोषण क्या है, किसे कहते हैं, उसको वो कैसे कैसे सब बना, उस सब के बारे में स्वपोषण हो गया। अब परपोषण के बारे में जानिए। परपोषण को कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश में कहेंगे हेटेरो, HETERO, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसका मतलब समझ लीजिए। हेटेरो का मतलब क्या होगा? ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। हेटेरोट्रॉफिक ये कौन सी भाषा का शब्द है? समझो पहले इसको। इतिहास में फिर बॉक्स में लिख दो, हिस्ट्री करके इतिहास में एक बॉक्स में लिख देना है। इतिहास का मतलब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और इसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखिए, ये हेटेरोट्रॉफिक जो शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये सब किसके मेल से बना, किसके मिलने से? तो ये बना हेटेरो और ट्रॉफ के मिलने से। ये बना हेटेरो और ट्रॉफ के मिलने से बना हेटेरोट्रॉफ। हेटेरो और ट्रॉफ के मिलने से क्या बना? हेटेरोट्रॉफ बना। ठीक, हेटेरोट्रॉफ के मिलने से क्या बना? हेटेरोट्रॉफ बना। अब इसका अर्थ क्या होता है? हेटेरो का मतलब क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग। हेटेरो का मतलब अलग, यानी विषम, यानी दूसरे पर निर्भर रहना, दूसरे जीव। हेटेरो का मतलब विषम। और ट्रॉफ का मतलब क्या हो जाएगा? आप जानते हैं पहले से, ट्रॉफ शब्द का अर्थ है पोषण। ट्रॉफ का मतलब हो जाएगा पोषण। ट्रॉफ का मतलब क्या हो गया? पोषण। तो ये